चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, सभी विभागों के आपसी तालमेल को जांचने के लिए मॉक ड्रिल। सीएम धामी की अध्यक्षता में की गई मॉक ड्रिल। सीएम धामी विपक्षी विधायकों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए सचिवालय में होगी बैठक। सीएम योगी के पैतृक घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। आतिक हत्याकांड के बाद लिया गया फैसला। एसएसपी श्वेता चौबे ने थाना प्रभारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधायकों के साथ उनके क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चक्राता, ज्वालापुर, भगवानपुर, जबरेड़ा, पिरान, कलियर, मंगलोर, लक्सर, कानपुर एवं हरिद्वार ग्रामीण में गतिमान व लंबित कार्यों की समीक्षा बैठक की जा रही है। विधानसभा क्षेत्र में हो रही समीक्षा बैठक, सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकास से जुड़ी योजनाओं पर भी बैठक हो रही है और तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सीएम धामी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। विकास से जुड़ी योजनाओं पर बैठक हो रही है। विधानसभा में विकास कार्यों की प्रगति जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं फील्ड में उतरे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सीएम धामी ने पहले लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। उसके बाद अब विपक्षी विधायकों को विधानसभाओं की समीक्षा बैठक की। सीएम धामी की इस पहल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपने कुशल नेतृत्व से राज्य का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा वाइजन समीक्षा बैठकों से विकास कार्य को लेकर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, जबकि विपक्ष आज भी सीएम धामी के इन समीक्षा बैठकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी विधायकों के साथ ये समीक्षा की गई। विधायकों ने सामने रखी क्षेत्र की समस्याएं सुनी और सीएम धामी ने उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और पहले शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लोकसभा में उनकी समीक्षा हुई, उनके जो कार्य पेंडिंग थे उन कार्य को यथासमय हो उसकी चर्चा हुई। और आज क्योंकि जो इसके कांग्रेस अनावश्यक प्रश्न खड़ा कर रही थी, आज क्योंकि मुख्यमंत्री उस दिन भी कहा था कि हम सभी विधायकों की वार्ता करेंगे और आज जो निर्दलीय विधायक है या दूसरे दल के विधायक है उनकी भी कार्यों की समीक्षा, उनके क्षेत्र के क्या काम हो सकता है उसकी भी समीक्षा भविष्य के अंदर आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, इसी को देखने के लिए प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह मॉक ड्रिल की गई। बता दें कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की यह मॉक ड्रिल हुई, जिसके तहत उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फट गया तो वहीं हरिद्वार में गंगा में बाढ़ आने से 12 श्रद्धालु लापता हो गए। बचाव दल मौके पर है। सभी अधिकारियों को तत्काल अपने अपने दायित्व का निर्वहन करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि आपदा के दौरान सभी विभाग तालमेल के साथ कार्य करें, इसके उद्देश्य से मॉक ड्रिल की गई। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई है। अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने ईसीआर को लेकर कहा है कि सतपाल महाराज 2017 से प्रदेश में जो सरकार रही और उसमें वरिष्ठ मंत्री के रूप में लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन लगातार एक ही बात को लेकर रहे ईसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। प्रीतम सिंह ने कहा, पिछले 5 सालों में भी हमने यह गाना सुना और अब 2022 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, इस सरकार में हम वही गाना सुन रहे हैं। सतपाल महाराज जी 2017 से प्रदेश में जो सरकार रही और है, उसमें वरिष्ठ मंत्री के रूप में लगातार कार्य करते रहे, लेकिन वो लगातार एक ही बात कहते रहे कि ईसीआर लिखने का अधिकार जो है मंत्रियों को मिलना चाहिए। पिछले 5 साल में भी हमने ये गाना सुना और 2022 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी है, इस सरकार में भी हम वही गाना सुन रहे हैं। ईसीआर का अधिकार मिलना चाहिए। इससे स्पष्ट परिलक्षित हो गया है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है और समन्वय न होने की वजह से प्रदेश का तो अहित हो ही रहा है, लेकिन मंत्री भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए बार बार वो जो है स्याह लिखने की मांग उठा रहे हैं। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में गड़बड़ी होने की बात सामने आने के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने बताया कि गड़बड़ी सामने आने के बाद अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्द अधिकारियों के नामों का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है। वहीं विजिलेंस निदेशक अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि लगभग 5 से 6 करोड़ का घोटाला निर्माण कार्य और भर्तियों को लेकर सामने आया है। आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के मामले में देखिए कुछ अनियमितताएं थी इसमें कि वहां के वित्त अधिकारी के ऊपर बात आई थी और उस अनियमितता के बाद किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ वहां के कॉर्पस फंड को तोड़ के, और कुछ ऐसी चीजें हुई जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन में कुछ अनियमितता थी और कुछ वहां पे जो रिक्रूटमेंट किया गया उसमें अनियमितता थी, जिसमें कि मुकदमा दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि इसमें यद्यपि आज की डेट में तो यह अज्ञात मुकदमा है, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों पर जांच हो रही है वो जल्दी ही उनके नाम खुल जाएंगे पर्चों में, तो उसके बाद जानकारी मिल जाएगी। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का ट्विटर अकाउंट हैक होने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराकर डीजीपी से उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि ट्विटर अकाउंट किसी ने हैक कर पोस्ट किसी ने वायरल कर दिया, जिसका कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा अज्ञात के खिलाफ गदरपुर थाने में तहरीर दे दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। नहीं, अति की जैसा कोई भी अपराधी जो मानवता के नाम पे धब्बा है, ऐसे लोग जो समाज के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां का कानून व्यवस्था बहुत मजबूती से काम कर रही है। मैं यूपी गवर्नमेंट को, खासतौर पर उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम और वहां के पुलिस प्रशासन को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि यूपी में जहां कानून के नाम पे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट होती थी, समाजवादी पार्टी की सरकारें होती थी, तो जंगल राज होता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इससे मनोवृत्ति से काम चलता था। हमारी सरकार ने बिल्कुल अपराधियों को एक कड़ा मैसेज दिया है कि किसी की जमीन अब नहीं छीन पाओगे, किसी बेटी बहू को गलत दृष्टि से नहीं देख पाओगे, दंगा नहीं कर पाओगे।
प्रयागराज की घटना के बाद उत्तराखंड की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में जनपद पौड़ी पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। गुरुवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई से पहले पुलिस ने पूरे कोर्ट परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया और कोर्ट परिसर में के अंदर सिर्फ अधिवक्ताओं और वादकारियों को ही जाने की अनुमति दी। मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उधर मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी शेखर चंद सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। देखिए, ये एक हाईलाइटेड केस है। हम जान रहे हैं इसका कंसर्न, तो हमेशा हम उत्तराखंड पुलिस ऐसे मामलों में अलर्ट रहती है। और ये जो आप बता रहे हैं जिस केस का, वो एक मैसेज है कि वी हैव टू बी मोर अलर्ट। तो हमारी पूरी हम चाक चौबंद व्यवस्था हमारी रहेगी यहाँ पे। नहीं, वेरीफाइड तो ये तो हमेशा प्रोसीजर होना चाहिए कि वही बंदा जिसका कोर्ट में काम है वो अपने काम से ही वहाँ आए, तो ये हमेशा ही रहता। तो आज थोड़ा हम ज़्यादा सतर्कता उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर समेत उनके पैतृक घर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की मां और उनके भाई और बहन इस पैतृक घर में ही रहते हैं, जो कि पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में स्थित है। बताते चले कि प्रयागराज की घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया आतिक अहमद और उसके साथी की हत्या होने के बाद से ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के परिवार को एसएसपी के निर्देशों पर कड़ी सुरक्षा दी गई थी। घर के बाहर पुलिस के पुख्ता इंतजाम है। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि यमकेश्वर क्षेत्र के साथ ही जिले के समस्त थाना प्रभारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। देखिए, प्रयागराज की घटना को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट घोषित किया गया था और उसी क्रम में जनपद पौड़ी में भी सभी क्षेत्राधिकारी जो थाना प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज, उनको भी सतर्क रहने हेतु निर्देश दिए गए। और लगातार जो है इसमें चेकिंग भी जारी है। जो हमारे स्पेशली बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे कोटद्वार में कौड़िया है, वहां पे भी लगातार वाहनों की चेकिंग जारी है। और इसी के क्रम में चूंकि इनके परिजन जो है यहाँ रहते हैं, तो वहाँ पूर्व से ही सुरक्षा व्यवस्था की गई है और उनको सुरक्षा दी गई है। उसी क्रम में जो संबंधित थाना प्रभारी हैं, उनको उस एरिया में रेगुलर पेट्रोलिंग हेतु निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी को भी इस संदर्भ में निर्देश दिए गए। हरिद्वार में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि दूर दराज से तीर्थयात्री आते हैं और उन्हें चारधाम यात्रा के लिए बहुत दूर जाना होता है, इसलिए चेकिंग के नाम पर अनावश्यक रूप से तीर्थयात्रियों को बॉर्डर पर परेशान नहीं होना पड़ेगा। शासन स्तर पर, जिले स्तर पर सभी जगह की गई हैं और हरिद्वार एक एंट्री पॉइंट है चारधाम यात्रा का। और बेसिकली जो भी यहाँ चारधाम में जाता है, एक दिन जरूर स्टे हरिद्वार करता है, माँ गंगा का स्नान करता है, गंगा आरती देखता है, लोकल मंदिरों का भ्रमण करके तब आगे यात्रा पे जाता है। तो हरिद्वार इस मामले में थोड़ा लकी है, सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर जितने भी यात्री आए उनके रहने का पर्याप्त स्थान है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है। और हमारा पुलिस प्रशासन सभी लोग हर इतने बड़े बड़े स्नान पर्वों को, मैं तो ये कहूंगा हरिद्वार में तो हर वीकेंड पर एक मेले जैसा माहौल रहता है। 40-40, 50-50 लाख लोग हमेशा आते हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने ईसीआर को लेकर कहा है कि सतपाल महाराज 2017 से प्रदेश में जो सरकार रही और है उसमें वरिष्ठ मंत्री के रूप में लगातार काम करते रहे, लेकिन लगातार एक ही बात को कहते रहे, ईसीआर लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए। प्रीतम सिंह ने आगे कहा है कि पिछले 5 साल में भी हमने यह गाना सुना और अब 2022 के चुनाव के बाद जो सरकार बनी, इस सरकार में भी हम वही गाना सुन रहे हैं।
तैयारी कर रही है? इस पे देखिए, तैयारी हमने पहले से कर रखी। हल्द्वानी की गोला नदी में रेता बजरी की निकासी करने वाले डंपर स्वामियों ने एडीएम के माध्यम से ज्ञापन देते हुए नदी में वजन के पुराने नियम को लागू करने की मांग की है। वाहन स्वामियों का कहना है कि पिछले वर्ष तक हर गाड़ी 108 क्विंटल रेता बजरी लाती थी, लेकिन इस बार सरकार ने इस नियम को बदल दिया है, जिस कारण न सिर्फ गोला नदी में काम करने वाले मजदूर परेशान हैं, बल्कि वाहन स्वामियों को भी नुकसान हो रहा है। लिहाजा वाहन स्वामियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर तत्काल पूर्व की भांति वाहनों के ढुलान क्षमता को 108 कुंटल किए जाने की भी बात कही है। दिक्कतें तो थी 90 दिन से हम धरने में बैठे थे तो दिक्कत थी। अभी अच्छे खासे सुचारू रूप से चल रहा था तो 108 कुंटल के बाद से पहले की तरह निकासी बंद हो जाती थी। लेकिन हम लोग हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जितना गाड़ी की क्षमता है उसी हिसाब से माल ढोया जाए। ये हाईकोर्ट के भी जो आदेश थे उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो कोई गाड़ी में 140 कुंटल माल आ जा रहा है तो किसी गाड़ी में 110 कुंटल माल आ रहा है। देखिए, नदियों में पूर्व में जो है 108 कुंटल माल हम लाते थे गोला से, और जो 109 कुंटल से ऊपर आता था उसकी अगले दिन की निकासी बंद हो जाती है। तो गोला एक बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। अभी बीच में हम लोग 91 दिन धरने के बाद उठे हैं। उसके बाद इन्होंने पहले तो जो है आरसी के अनुसार वजन किया, उसके बाद इन्होंने जो है 185 कुंटल ग्रॉस वेट कर दिया, यानी एक गाड़ी में 120 कुंटल लगभग आ रहा है। हल्द्वानी में एसएसपी पंकजा भट्ट ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान गणमान्य लोगों के साथ वार्ता कर एसएसपी ने ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। इसके अलावा ईद के दिन पहाड़ों में बाहर के 2 पहिया वाहन भी एंट्री बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही नैनीताल जिले के 2 पहिया वाहन को ही पहाड़ों की तरफ जाने को छूट मिलेगी। और बैठक में एसएसपी ने पर्यटन सीजन का हवाला देकर विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए। यातायात की व्यवस्था को लेकर रूट डायवर्जन के निर्देश भी पुलिस के अधिकारियों को दिए गए। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि नैनीताल सहित जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों की तरफ से आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। इसमें ईद को लेकर के सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि कल तक वो मीटिंग कर लेंगे आपका संभ्रांत लोगों की। इसके अलावा जितनी ड्यूटियां लगनी है वो उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बार भी हम लोग पिछले बार की तरह जो बाइकर्स नैनीताल जाते हैं ईद के दौरान और ईद के बाद उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कैची धाम में भारी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है, उसका जो हम लोगों ने प्लान बनाया उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसमें रानीखेत जाने वाले छोटे वाहनों को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो हमारा डाइवर्जन प्लान है उसमें हैवी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा और जो रानीखेत जा रहे हैं वाहन, उनको जो छोटे वाहन है वो जाएंगे वहां से। यात्रा में आईआरसीटीसी के जरिए हेली टिकट बुकिंग कराना दूर टूर ऑपरेटर्स और यात्रा कारोबार से जुड़े लोगों को रास नहीं आ रही है। इसी सबके बीच हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे टूर ऑपरेटर एसोसिएशन और टैक्सी मैक्सी एसोसिएशन से जुड़े कारोबारियों ने कहा है कि विभागीय अफसरों की अनदेखी के कारण चारधाम यात्रा में कई अव्यवस्थाएं सामने आ रही है, जिसका खामियाजा दूर ऑपरेटर्स समेत चारधाम यात्रा को भुगतना पड़ेगा। आईआरसीटीसी का टिकट बुकिंग पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे एक टिकट बुकिंग करने के लिए भी घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है। साथ ही आईआरसीटीसी से टिकट बुक करना महंगा पड़ गया, जिससे कारोबारियों के साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। सरकार को हेली टिकट बुकिंग के दूसरे पोर्टल की व्यवस्था करनी चाहिए। सारी टिकटें पेमेंट में फेल हो रही हैं, उनका पेमेंट गेटवे बिल्कुल फेलियर है आईआरसीटी का। अगर यही सब कुछ होना था तो जीएमएन क्या बुरा था? जीएमएन हमारा उत्तराखंड का था, जिसमें अगर जीएमएन में रहता तो शायद उसको इतना कमीशन नहीं देना पड़ता जितना आईआरसीटीसी हमसे ले रहा है। 350 रुपए से ऊपर एक टिकट पे जा रहा है, एक बंदे पे आईआरसीटी के पास जा रहा है। आईआरसीटीसी का महंगा पड़ रहा है हर चीज में। हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट का राजस्व पे प्रभाव पड़ेगा इसका। सेकेंडली, अगर ये टिकटें इतना ही महंगा करना था तो क्या उत्तराखंड में काबिल लोग नहीं है? फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस है। आज उत्तराखंड को रेवेन्यू का बहुत बड़ा लॉस है। सबसे बड़ी बात आईआरसीटीसी जो है एक टिकट पे 300 रुपए कमीशन
प्लस 18% जीएसटी चार्ज कर रही, जिसमें कि उत्तराखंड गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा। उत्तराखंड का टूर ऑपरेटर जब टिकट बनाता था उसकी जीएसटी भी फाइलिंग करती थी, उसको स्टेट को मिलता था, उसका रेवेन्यू भी, उसका इनकम टैक्स भी, वो सारा बेनिफिट हमारे स्टेट को जाता था, जो कि आज टोटली शिफ्ट हो गया सेंटर को। तो ईद के त्योहार पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोटद्वार कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सुयाल ने उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की। बैठक में सभी धर्मों के धर्मगुरु के साथ शहर के वरिष्ठ नागरिक और व्यवसायी मौजूद रहे। अपर पुलिस अधीक्षक ने बैठक में आने वाले सभी लोगों की समस्याओं को सुना और निराकरण का आश्वासन दिया है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सभी लोग शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। लोगों की सफाई और पार्किंग की समस्याएं हैं जिनका समय रहते निराकरण किया जाएगा। प्रशासन जो हमारे विभिन्न संप्रदायों के लोग हैं उनके साथ एक शांति कमेटी की बैठक करते हैं। अभी एसडीएम कोटद्वार साहब हमारे साथ ही हैं, तो हमने सभी जो स्टेक होल्डर थे, जो हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं विभिन्न संप्रदायों के, सबको बुलाया था, क्योंकि कोटद्वार का हमेशा से एक अच्छा इतिहास रहा है। यहाँ बहुत भाईचारे के साथ, सौहार्द के साथ त्यौहार मनाए जाते हैं। वो किसी भी धर्म के हों, सारे लोग उसको बढ़ चढ़ करके मिलजुल करके मनाते हैं। तो एक विभागीय परंपरा हमारी है कि हम एक बार बैठ करके अपना मंतव्य उन तक पहुंचाएं और उनकी समस्याओं को सुने। जैसे 2-3 कंसर्न उन्होंने लिए हैं सफाई को लेकर के। थाना कोटद्वार के अंदर एक पीस कमेटी की बैठक हुई है और उसमें प्रशासन ने अलविदा जुमा और ईद को मद्देनजर रखते हुए जो भी छोटे मोटे इशू होती है, व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो नगर निगम की हो, जल संस्थान की हो, हमारी पावर कॉरपोरेशन की हो, ट्रैफिक की हो, उन सभी विषयों पर चर्चा की गई है और प्रशासन ने पूरा सहयोग करने के एक आश्वासन दिया है। और पीस कमेटी के भी जितने सदस्य यहाँ आए थे उन सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के उन सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलवाएंगे और पूरा सहयोग। साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।